सर नोट कर दिया, स्टार्ट करूं? देखो बच्चों, अपन सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन करते हैं। गिव बिलो द टू स्टेटमेंट। अपने को दो स्टेटमेंट दिए गए, मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूं। इन द कोगुलेशन ऑफ द नेगेटिव सॉल्व, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या है? स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, इन द कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल्व, इन द कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल्व, कि कोगुलेशन करना अपने को नेगेटिव सोल का, द फ्लोक्यूलेटिंग पावर, द फ्लोक्यूलेटिंग पावर of the three given ions, of the three ions are, क्या गिवन है अपने को? फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यूज Al+3, Ba+2 एंड Na+। ये पहला स्टेटमेंट है। क्या मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं? इन द कोगुलेशन ऑफ द नेगेटिव सॉल्व द फ्लोक्यूलेटिंग पावर ऑफ द थ्री गिवन आयंस आर Al+3, Ba+2 एंड Na+। स्टेटमेंट नंबर टू, स्टेटमेंट नंबर टू में क्या है अपने पास? स्टेटमेंट नंबर टू में इन द कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल्व द फ्लोक्यूलेटिंग पावर दो थ्री गिवन सॉल्ट इन द ऑर्डर। वो कहता है सॉल्ट के लिए, इनके लिए ऑर्डर ये NaCl, देन Na2SO4 और देन अपने पास है Na3PO4। अब देखो बच्चों, अपन कहाँ पढ़ते हैं इसको? अपने एक सरफेस केमिस्ट्री नाम से चैप्टर पढ़ा था सीनियर में, और सरफेस केमिस्ट्री में अपने पास एक कंटेंट आता था। कौन सा कंटेंट? जिसको अपन बोलते थे हार्डी सुलजे। और जब भी अपने हार्डी सुलजे को डिस्कस किया, अपन इस क्वेश्चन को बार बार से डिस्कस किया हार्डी सुलजे को। हार्डी सुलजे क्या डिफाइन करते हैं? फॉर कोगुलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ आयन। वो कहते हैं किसी आयन की जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, ए आयन विच हैव मोर वैलेंसी हैव मोर कोगुलेशन ऑफ फ्लोक्यूलेटिंग पावर। देखो एल्यूमिनियम पे प्लस का 3 चार्ज है, इस पे 2 चार्ज है और इस पे 1 चार्ज है। इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए, कोगुलेटेड करने के लिए अपने को किसी नेगेटिव सोल की रिक्वायरमेंट होगी, और ऐसा नेगेटिव सोल जिसकी वैलेंसी काफी हाई हो। जैसे अपने को इसको सोल्व करना है, जिसके लिए अपने को हाई वैलेंसी आयन की रिक्वायरमेंट होगी। ये ऑर्डर क्या दे रहे हैं? Cl, ये साथ में दे क्या दे रहे हैं? सल्फेट आयन, और ये क्या दे रहे हैं अपने को? फॉस्फेट आयन। इसका मतलब ये इनकरेक्ट ऑर्डर है। करेक्ट ऑर्डर आपके पास क्या आता? PO4-3 फर्स्ट आता, देन आप किसको डिफाइन करते? SO4-2, और देन आप डिसाइड करते Cl नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो क्या होगा? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। स्टेटमेंट पहला वो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट नंबर बी है वो इनकरेक्ट है। इसलिए आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? 2 नंबर, कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। मतलब आपको क्या नोट करना है? स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। अपने पुराने नोट्स उनमें चेक कर लेना, आपको ये क्वेश्चन आपको आराम से वहीं पे मिल जाएगा और अच्छे से मार्क किया हुआ मिल जाएगा बच्चों। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी टाइप की। देखो देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन और भी अपने पास है, हार्डी सुलजे से बिलोंग करता है ये। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीमर इज इनकरेक्ट? मतलब पॉलीमर के बारे में आपने को डिसाइड करना है। पॉलीमर इज इनकरेक्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है, नोट करेक्ट। अपने बार बार से इस क्वेश्चन को क्लासरूम में बहुत बढ़िया से अच्छे से डिस्कस किया है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, फाइबर हैव द हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। आपको नोट करेक्ट। देखो इसको आपने बहुत बढ़िया से पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये बहुत रोल करेगा अपने लिए। वो कहता है कि नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट वाले ऑप्शन में अपने को चाहिए, तो नॉट करेक्ट फर्स्ट वाले को चेक करते हैं अपन। देखो फर्स्ट है फाइबर्स हैव द हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। फाइबर्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, ये तो एक करेक्ट स्टेटमेंट है। फाइबर्स होते हैं उनमें टेंसिल स्ट्रेंथ होती है, वो काफी ज्यादा होती है, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये आंसर तो नहीं जाएगा। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर केपेबल ऑफ द रिपीटेडली सॉफ्ट एंड हार्ड ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट डाल दिया इन्होंने कि जो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर केपेबल
आर केपेबल ऑफ रिपीटली, एक मिनट कुछ थोड़ा सा ना, रिपीटली सॉफ्टिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग, हार्ड ऑन कूलिंग हार्ड ऑन कूलिंग। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द इनकरेक्ट रिगार्डिंग द किरिलिटी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द किरिलिटी। सर थोड़ा इसमें दिक्कत है, बोला हूँ ना। क्वेश्चन क्या अपने पास देखो, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द किरिलिटी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग किरिलिटी, रिगार्डिंग किरिलिटी। देखो बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अपन कहाँ डिस्कस करते हैं, सीनियर क्लास की केमिस्ट्री पढ़ते हैं अपन, उसके फर्स्ट वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं सेकंड केमिस्ट्री में, और इसको अपने ऑप्टिकल आइसोमर में भी बहुत बढ़िया से डिस्कस किया है। फर्स्ट नंबर कंटेंट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन हेलो एल्केन हैव किरिलिटी एट द रिएक्टिव साइड शो द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना, ध्यान रखना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन SN2 रिएक्शन, वो क्या डिफाइन कर रहे हैं कि SN2 रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। बी नंबर, एनेंशियोमर आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। देखो बहुत बढ़िया से देखो इस क्वेश्चन को कि एनेंशियोमर आर क्या डिफाइन कर रखा है, एनेंशियोमर आर सुपर इम्पोजिबल। क्या बच्चों करेक्ट है क्या ये, सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, क्या करेक्ट है क्या रे? अपन एनेंशियोमर को क्या डिफाइन किया कि एनेंशियोमर, देखो एक सिंपल सा एनेंशियोमर बनाते हैं, CH3Cl OH और Br, ये किरेल कार्बन। एनेंशियोमर का क्या मीनिंग हुआ कि ये मिरर है, इसका मिरर इमेज डिफाइन करते हैं। तो C हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कभी चेंज नहीं होते, ये OH, बट ये चेंज हो गया Br और Cl। अब देखो बोथ आर मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोज, और ये क्या कह रहे हैं, एनेंशियोमर आर सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, इनकरेक्ट हो गया, और अपने से इनकरेक्ट ही डिस्कस किया, इसका वाला आंसर भी हो गया। सी को पढ़ते हैं, ए रिएक्शन मिक्सचर शो द जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, रेसिमिक मिक्सचर। अपने क्या डिफाइन किया कि रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। करेक्ट है स्टेटमेंट। चलो आगे बढ़ो, SN1 रिएक्शन यील्ड 1,1 मिक्सचर ऑफ द बोथ एनेंशियोमर, ये कंटेंट हो गया। ये SN1 की जो प्रॉपर्टी है वो क्या, रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ प्लस माइनस DL, मतलब 50% D and 50% L। इट इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ आंसर क्या गया अपने पास कि एनेंशियोमर सुपर इम्पोजिबल, जबकि एनेंशियोमर कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ये आप सब बच्चों का सही हुआ होगा, ये अपन ने GOC पार्ट 2 के अंदर डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। 1 मोलर हो गया। आगे देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर द हायर देन द हाइड्रोकार्बन कंपेरेबल मोलिक्यूलर मास बिकॉज ऑफ द वीक मोलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन। देखो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट मैं तुम्हें थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं क्योंकि टाइम का थोड़ा इश्यू रहता है। स्टेटमेंट में क्या है कि एल्डिहाइड RCHO और कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन, इनका बॉइलिंग पॉइंट हायर है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में। स्टेटमेंट पढ़ लिया अपने फर्स्ट, हाइड्रोकार्बन, और उसका रीजन क्या डिफाइन कर रहा है कि वीक डाइपोल फोर्स,
वीक डाइपोल फोर्स। कोई बच्चा बताएगा ये कहाँ पे डाला हुआ क्वेश्चन है? मैं बताता हूँ, मुझे नॉलेज है। देखो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास बिकॉज ऑफ द वीक मोलिकुलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बी नंबर क्या कंटेंट डाला हुआ है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लोअर देन दैट ऑफ अल्कोहल सिमिलर मोलिक्यूलर मास ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एच बॉन्डिंग। देखो बच्चों, सेकंड नंबर के स्टेटमेंट पे अपने को नॉलेज रखना है। सेकंड नंबर का स्टेटमेंट क्या डिफाइन कर रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो बॉइलिंग पॉइंट केल्विन, के का मतलब होगा केल्विन, वो हायर है किस केस में? एल्कोहल में। किसके कंपैरिजन में? कार्बोनिल कंपाउंड, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन केस में। जैसे अपने पास ये आ गया RCOCH3, RCOCH3। तो RCOCH3 वाले केस में अपन क्या डिस्कस करते हैं कि RCH2OH ग्रेटर एज कंपेयर टू RCHO, यही है। अब इसका रीजन क्या है कि एल्कोहल में बड़ी अच्छी एच बॉन्डिंग होती है। RCH2OH हैव ए एच बॉन्डिंग। किस टाइप की बॉन्डिंग है? एच बॉन्डिंग। बट इन कार्बोनिल कंपाउंड बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, RC डबल बॉन्ड OR, यहाँ अपने पास जो फोर्स है वो किस टाइप का है? डाइपोल फोर्स। और डाइपोल अपन जानते हैं वीक फोर्स होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, डाइपोल डाइपोल। इसलिए बी नंबर स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। देखो फर्स्ट आंसर में क्या, बोथ स्टेटमेंट आर, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, तो आंसर क्या जाएगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब बच्चों बताओ इसको अपन पढ़ते कहाँ पे हैं? एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ते हैं। वहाँ जो इंटेक्स क्वेश्चन डाले हुए हैं, इंटेक्स क्वेश्चन में स्टेटमेंट डाल रखे हैं कुछ बढ़िया, वो स्टेटमेंट से कंप्लीट क्वेश्चन को कॉपी किया गया है। तो ये अपने क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन हो गया। आगे देखो एक क्वेश्चन जो अपने बीच में तो टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसे मिस कर दिया था, उसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलीमर इज नॉट करेक्ट? किस कंटेंट की बात है? पॉलीमर कि पॉलीमर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? पॉलीमर फर्स्ट क्या कंटेंट है? रिगार्डिंग पॉलीमर इज नॉट करेक्ट। इस बार है ना नॉट करेक्ट की भरमार है, नॉट करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन नॉलेज को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं। फाइबर हैव द हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, पहला कंटेंट है कि फाइबर्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। अब ये कहाँ डाला हुआ बच्चों? ये पॉलीमर केमिस्ट्री जो सीनियर क्लास वाली केमिस्ट्री है सेकेंड, उसी के अंदर पढ़ते हैं पॉलीमर में। और पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उस क्लासिफिकेशन का थर्ड पॉइंट ही ये है, फाइबर हैव द हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। बी नंबर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर केपेबल। इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है बट अपना आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर है नॉट करेक्ट। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्ट एंड हार्डिंग ऑन हीटिंग एंड कूलिंग रिस्पेक्टिवली। मतलब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर उनको जब अपन हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। पॉलीमर सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग। यदि कूल करते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं ऑन कूलिंग। नॉलेज में आ गया बच्चों ये बात? तो ये भी करेक्ट है बट ये अपना आंसर नहीं ध्यान रखना है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर आर रीयूजेबल। ये अब देखो थर्मोसेटिंग क्या डाला आपने? थर्मोसेटिंग आर रीयूज्ड। थर्मोसेटिंग आर रीयूज्ड। अब देखो क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक का एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूं तुम्हें, बेकेलाइट। अपन एक एग्जांपल पढ़ा था, बेकेलाइट, फॉर्मेल्डिहाइड, मेजीन। ये अपने पास कौन था? OH, और यहां अपने पास CH2OH आया था। ये कंडीशन था बेकेलाइट। अब बेकेलाइट क्या होता है, इसका जनरल एग्जांपल बताता हूं। बेकेलाइट को अपन स्विच में यूज करते हैं। अपने घर में जो स्विच लगे लाइट के, ऑल आर एग्जांपल ऑफ बेकेलाइट।
यदि अपन एक बार स्विच को तोड़ दें क्या दोबारा यूज होता है क्या? इसका मतलब थर्मोसेटिंग्स आर रीयूज्ड, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अपने से क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट। तो मेरे हिसाब से आप सबका ये सही हुआ होगा, बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इलास्टोमर पॉलीमर चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इलास्टोमर, इलास्टोमर, इलास्टोमर पॉलीमर चेन, पॉलीमर चेन हेल्ड बाय वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये तो रबड़ के बारे में गिवन स्टेटमेंट है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बट अपना आंसर ये नहीं। अपना आंसर क्या था कि थर्मोसेटिंग आर रीयूज्ड, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अपने से डिस्कस भी किया इनकरेक्ट। और इसका बढ़िया एग्जांपल क्या? बेकेलाइट। अपन बेकेलाइट वाली केमिस्ट्री में इसको बहुत बढ़िया से क्लासरूम में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बेटा इसको। तो ये भी एक आपका बढ़िया क्वेश्चन हुआ होगा, आपने बहुत अच्छे से इसको सोल्व किया होगा। देखो नेक्स्ट नंबर कंटेंट अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नंबर कंटेंट क्या अपने पास? मैच ऑफ द कॉलम का। ये तो अभी अभी अपने लेटेस्ट ही डिस्कस किया है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या मैचिंग है? देखो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की क्या कंटेंट है, क्या मैचिंग है प्रोडक्ट की। अपने को डाला इसमें प्रोडक्ट साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन और एसीटल, सी बेस, ऑक्सीम, ऐसे कुछ कंटेंट डाले हमें इसमें। वो कंटेंट अपन डिस्कस करते हैं। देखो अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मतलब मैं क्वेश्चन लिख देता हूं थोड़ा सा अपने को, मैं इसको थोड़ा सा बढ़िया सिस्टमाइज कर देता हूं। देखो अपने को पहले डाला इन्होंने प्रोडक्ट, क्या अपने पास है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन ऑफ, बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी अपन ने इसको जीओसी में डिस्कस किया है, आपकी कॉपी में नोट है, चेक कर लें। फर्स्ट कंटेंट क्या आपके पास? साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन पहला ऑप्शन। बी नंबर एसीटल, ACETAL, एसीटल। सिप बेस, SCHIFF, सिप बेस, सिप क्षार भी बोलते हैं अपन इनको। डी नंबर अपने पास है ऑक्सीम। अभी ऐसा क्वेश्चन था कि आपने देखते टिक किया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर अपने पास है NH2OH, कुछ समझ में आया बेटा? बी नंबर अपने पास है RNS2। सी नंबर आपके पास है एल्कोहल और डी नंबर आपके पास जो है वो है HCN। अब देखो जब अपन कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन HCN के साथ करवाते हैं तो जो बनने वाले कंपाउंड होते हैं उनको टेक्निकली अपन साइनोहाइड्रीन कहते हैं। तो ए में आपका मैच कर गया फोर्थ। बी में क्या? एसीटल। व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड इज रिएक्ट विद एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करवाते हैं, जो कंटेंट बनते हैं उनको बोलते हैं अपन एसीटल। तो बी के अंदर आपका मैच करेगा थर्ड। सी नंबर पे आते हैं, बी में आपका मैच कर गया थर्ड। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। बी में आंसर आपका थर्ड है और सी में आपका है सिप बेस और दो कंटेंट बचे ऑक्सीम। अब देखो इसको बढ़िया से पढ़ो। सिप बेस कब करते हैं? जो वो 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब सी में क्या मैच करेगा आपका? सेकेंड। इसके बाद आपके पास है डी वाले सेक्शन में देखो क्या मैच करेगा? डी में ऑक्सीम। जब वो RNS2 के साथ रिएक्शन करता तो वो ऑक्सीम का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब यह आंसर क्या डाल दूं मैं? सेकेंड। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से इस आंसर में कि फर्स्ट वाली कंडीशन में जो आपका आंसर आया, एक मिनट में इनको थोड़ा सा सही, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। A, B, C और D। ए वाले के अंदर साइनोहाइड्रीन या HCl है, मतलब यह आंसर है फोर्थ। इसके बाद अपने पास है बी के अंदर एसीटल, एसीटल वाला आंसर है एल्कोहल, इसका थर्ड आंसर डाल रहा हूँ। इसके बाद अपना आंसर है सिप बेस है 1 डिग्री एमीन के साथ, मतलब ये अपने पास है सेकंड। इसके बाद है डी का मतलब ऑक्सीम आता है फर्स्ट में। तो मैं इसे आप सबका ये बढ़िया हुआ होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी भी टाइप की। देन अपने पास देखो एक ऐसा क्वेश्चन और है जो
मेनली क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से डिस्कस हुआ है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से इस बार बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिले। देखो क्वेश्चन क्या है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अपने को एक कॉम्प्लेक्स डाला हुआ है, उस कॉम्प्लेक्स की अपने को आईयूपीएसी नेमिंग चेक करनी है। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये तो आप सबका बढ़िया हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से इसमें। क्या अपने पास एजी, एजी के साथ H2O, H2O के अंदर 2 आइस है, देन अपने पास क्या है एजी, एजी के बाद अपने पास CN, और CN का आपके पास 2 आइस है, और पूछा इसका करेक्ट नेमिंग क्या है। देखो अपन क्या लिखते हैं इसको करेक्ट नेमिंग में, फर्स्ट वाले की करेक्ट नेमिंग करते हैं, तो इसको अपन क्या लिख दें, डाई एक्वा। डाई एक्वा, क्या कोई चार्ज वार्ज है क्या कॉम्प्लेक्स पे, कोई चार्ज नहीं, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे आप, सिल्वर। ऑक्सीडेशन नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर चार्ज है +1, तो ये +1। बी नंबर वाले में क्या आएगा, डाई एक्वा, सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनाइडो, डाई CYANIDO, डाई साइनाइडो। अब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आर्जेंटेट, 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 और ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा देखो कौन सा आंसर है, डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनाइडो आर्जेंटेट फर्स्ट। अब बच्चों दो बातें ध्यान रखने की थी कि इसके ऊपर भी चार्ज +1 है और इसके ऊपर चार्ज -1 है। अब जब -1 करेंगे तो आप एजी को एज्यूम करेंगे x, 2 साइनो -1 टोटल -1, देन x इज अपने पास है +1। ये कंटेंट आ गया अपने पास। ये अपने को बहुत बढ़िया से ध्यान रखना कि बोथ है सेम ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज होने से अपन ने इसको लिखा आर्जेंटेट डाइसाइनो। ये अपन क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, बहुत इजी सी कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम है। आगे देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर देखो, ये कहां से लिया गया है, ये अपने पास है ऑक्सीजन फैमिली। जब अपने ऑक्सीजन फैमिली पढ़ी थी तो अपने पास वहां 2 स्टेटमेंट आए थे। ऑक्सीजन फैमिली से क्वेश्चन है, क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। मतलब ग्रुप 16 एलिमेंट है, उनके हाइड्राइड्स में 16 एलिमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन फैमिली, जिसको अपन कभी कभार चाल्कोजन फैमिली भी बोला करते थे। यही था ना ऑक्सीजन फैमिली। 16 एलिमेंट इंक्रीज इन द ऑर्डर, मतलब ये आपसे पूछ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट में इन्होंने क्या डाला है, देखो ये आपके सबके मुस्कुराहट आ गई कुछ चेहरे पे, आप सबका सही हुआ होगा क्वेश्चन, मेरे हिसाब से किसी का भी गलत नहीं है। H2Se और H2Te, देखो ये कंटेंट है पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मोलर मास। कहता है कि हाइड्राइड्स में BP मतलब केल्विन, इन हाइड्राइड इंक्रीज विथ मोलर मास, विथ मोलर मास। अब देखो क्या कंडीशन है, इसको मैं थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करवाता हूं बहुत बढ़िया से, देखना क्या कंटेंट है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट का सही ऑर्डर, राइट ऑर्डर क्या होता है, मतलब सपोज करो अपने पास ये हाइड्राइड्स है, एक बार मैं थोड़ा सा ना एडजस्ट हो जाता हूं इस पे। H2O, ये अपने पास सल्फर, सेलेनियम, देन टेलुरियम, और ये पोलोनियम, ऑल आर हाइड्राइड। इसमें एक बड़ी खूबसूरत सी बॉन्डिंग होती है जिसको अपन H बॉन्डिंग डिसाइड करते हैं। आपने कहा था कि वन मोटर मॉलिक्यूल, और इनमें वीक फोर्सेज होते हैं, इट इज नोन एज वंडरवाल फोर्सेज, एंड वंडरवाल फोर्सेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट। तो देखो बेटा पहला स्टेटमेंट क्या आया, बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन का ऑर्डर यदि अपन चेक करें तो अपने पास हाईएस्ट क्या आना चाहिए, H2 आना चाहिए,
और इन्होंने क्या किया है, H2O को लास्ट में दिया है। और यदि अपन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को डोमिनेंट मानना है तो ये पोलोनियम को अपन छोड़ दें तो सेकंड नंबर पे किसको स्ट्रेस आना चाहिए, टेलुरियम को। इसका मतलब ये तो इनकरेक्ट ऑर्डर है। वैसे तो अपन पढ़ते हैं कि H2S तो गैस होता है और H2O लिक्विड होता है। यदि आपको इतना भी नॉलेज है ना तो आपका स्टेटमेंट ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत बढ़िया हुआ होगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट है वो तो इनकरेक्ट है। बी नंबर, बॉइलिंग पॉइंट इन हाइड्राइड इंक्रीज विद द मोलर मास। अब देखो मोलर मास के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से सेलेनियम, सेलियम से टेलोनियम और पोलोनियम। लेकिन हाइड्राइड के अंदर मोलर मास ही नहीं, एच बॉन्डिंग भी एक रोल प्ले आउट करता है। अब देखो इसमें कहीं भी एच बॉन्डिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं डाला। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट भी इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड है वो भी इनकरेक्ट है। मतलब बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। मतलब बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। नॉलेज में आ गया? आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी इस क्वेश्चन में। तो आगे नोट कर दें आप नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर देखो, विच इज नॉट करेक्ट फॉर डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन दे दिया, डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर। तो मैं क्वेश्चन को पूरा राइट डाउन थोड़ा करना पड़ेगा मुझे, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर विच इज द नॉट करेक्ट। अब की बात नॉट करेक्ट तो मजा है। डाल्टन डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर, पहला स्टेटमेंट देखो, P टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर। यहाँ हिंट डाला है इन्होंने कि P आपके पास है टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। P आपके पास है टोटल प्रेशर, टोटल पी। अब देखो क्या कंटेंट है अपने पास। पहला ऑप्शन पढ़ो, पहले ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में अपने पास है P इज N1 RTV प्लस N2 RTV प्लस N3 RT अपॉन V। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से किसी भी टाइप की। अपन क्या डिस्कस करते हैं, PV इक्वल्स टू NRT, ये कंटेंट होता है। टू फाइंड आउट प्रेशर N अपॉन V देन RT, ये भी डिवाइड करते हैं अपन। इसको अपन मोल डिसाइड करते हैं तो P के लिए N आ गया, RT अपॉन V आ गया। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन अपने को आंसर नहीं करना क्योंकि नोट करेक्ट है। बी नंबर, P1 इज, देखो इसी ऑप्शन ऐसे डाला हुआ, बहुत बढ़िया से पढ़ना है। PI ये कंटेंट है, ये काई और काई के साथ P, और ऑप्शन भी डाल रखा है कि जो PI पहले जो डाला हुआ है वो पार्शियल प्रेशर है। मतलब ये आपका पार्शियल प्रेशर है, ये है बच्चों पार्शियल प्रेशर। पहला कंटेंट हो गया। दूसरा अपने पास काई दे रखा हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट इन गैसियस मिक्सचर। ये जो X है जिसको अपन काई पढ़ते हैं, ये आपके पास मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन भी किस में है, गैसियस मिक्सचर में, गैसियस मिक्सचर। तो बी स्टेटमेंट भी मेरे करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड नंबर का स्टेटमेंट चेक करते हैं, थोड़ा सा देखो थर्ड नंबर वाले स्टेटमेंट को। थर्ड इसी को थोड़ा सा चेंज करके बनाया है। वो कहता है P, और ये लिखा है यहाँ पे, ऑप्शंस चेंज कर दिए और यहाँ पे P नोट डाला हुआ है। चलो कोई बात नहीं, रीड कर दें। X कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस इन गैसियस मिक्सचर। ये राउल्स लॉ नहीं है क्या?
और राउल्ट्स लॉ क्या डिफाइन होता है? राउल्ट्स लॉ में ये जो काई है वो किसको डिफाइन करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। क्या बच्चों बात समझ में आ गई क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, जबकि इन्होंने क्या डिफाइन किया कि ये गैस का मोल फ्रैक्शन है। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट आपका कैसा है? इनकरेक्ट। और आपको आंसर भी क्या करना है? यही। फोर्थ आंसर है P इज, ये तो बच्चों जैसा आंसर है। P का क्या मतलब डाला है? P इज P1 प्लस P2 प्लस P3। अपन यही कहते हैं डाल्टन लॉ के अंदर। अब देखो इसने क्या काम किया, इस थीम के अंदर दो थीम इंक्लूड हुई, आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो। अपन जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर को थोड़ा सा को रिलेटेड करते हैं, किससे? राउल्ट्स लॉ से। इसका मतलब ये एक मिक्स कंसेप्ट था राउल्ट्स लॉ का। यदि आपने थोड़ा सा भी इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये 100% इनकरेक्ट आंसर हो गया आपका, क्योंकि ये जो मोल फ्रैक्शन है वो किसका मोल फ्रैक्शन है? इन्होंने डिफाइन किया है गैसियस मिक्सचर का, जबकि अपन राउल्ट्स लॉ में किसका डिफाइन करते हैं? लिक्विड मिक्सचर का। इसका मतलब आंसर क्या चला गया अपना? थर्ड। आगे चेक करते हैं, देखो नेक्स्ट नंबर बी कंटेंट क्या क्या है। काफी सारे कंटेंट बचे हुए क्वेश्चनों में। देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने जरूर जब इंटर हैलोजन कंपाउंड पढ़े होंगे तो जरूर से पढ़ा होगा। नेक्स्ट नंबर देखो, चेक करते हैं। ये आपने पढ़ा इंटर हैलोजन कंपाउंड में। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट लिखता हूं। ये एसिडेशन रीजन टाइप के क्वेश्चन में, एसिडेशन में क्या? ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2। ICL इज मोर रिएक्टिव देन Cl2। पढ़ा था बच्चों ये क्वेश्चन इंटर हैलोजन कंपाउंड में। मतलब कहां पढ़ा अपन ने? ये जो 12वीं क्लास की फर्स्ट वाली केमिस्ट्री है, 12वीं क्लास की फर्स्ट वाली केमिस्ट्री में हेलोजन्स में एक कंटेंट पढ़ते हैं अपन, इंटर हेलोजन। और इंटर हेलोजन में एक क्वेश्चन डाल रखा है ये इंटेक्स में। आप चेक करना, इसको इंटेक्स में क्वेश्चन डाला हुआ है, वहीं से ऑप्शन लिया गया कि ICL इज मोर रिएक्टिव देन Cl2, कि ICL की रिएक्टिविटी हाई है Cl2 से। इसका मतलब पहला करेक्ट स्टेटमेंट है। बी नंबर है ICL बॉन्ड इज वीक देन II बॉन्ड। ये स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया। स्टेटमेंट सेकंड कि ICL बॉन्ड इज वीक, ये बॉन्ड वीक है बेटा किसके कंपैरिजन में? देन Cl2। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि ICL एंड ICL ये एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है। I पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटर है, और ऐसा होने से इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है। बट इस टाइप की पॉसिबिलिटी Cl में नहीं है, क्योंकि Cl में जो बॉन्डिंग है वो नॉन पोलर बॉन्डिंग है। तो ये अपने को नॉलेज आ जाएगा पहला। ICL इज मोर रिएक्टिव देन Cl2, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ICL बॉन्ड इज वीक, क्योंकि ICL में जो बॉन्ड है वो पोलरिटी है और पोलर बॉन्ड हमेशा वीक नेचर के होते हैं। देन द Cl2, क्योंकि Cl2 में जो बॉन्डिंग है वो प्योर कोवेलेंट बॉन्डिंग है। यहां पे प्योर कोवेलेंट बॉन्डिंग है। बट इन दिस कंडीशन बॉन्डिंग इज पोलर कोवेलेंट। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब S1 एंड S2 बोथ आर करेक्ट एंड ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ S2 S1, मतलब S2 है वो S1 का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे देखो, कई क्वेश्चन ऐसे मजाक करने के लिए दे देता है कई बार, ताकि हर बच्चे को लगे कि मेरा पेपर सही हुआ है। IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। आपके पास 119 वाला एलिमेंट है, उसका आपको नेमिंग करनी है। तो इसकी तो अपन कहते हैं अन, इस 9 को क्या बोलते हैं अपन? देखो इन बोलते थे ना, तो अन इन और लास्ट में नियम, पॉजिटिव सफिक्स लगाते हैं। ऐसा ऑप्शन चेक करो, एक में दे रखा अनिल, नील तो नहीं होगा, अन और पता नहीं फिर लास्ट में क्या लिख दिया, अन ऑक्टियम, ये भी गलत है। अन इन
और लास्ट में नियम। इसका मतलब क्या नेमिंग हो गई? अन, इन और नियम। तो मेरे हिसाब से आप सबका ये करेक्ट हुआ होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इसके बाद देखो अपने पास दो स्टेटमेंट और डाल रखे हैं, दोनों बहुत बढ़िया अच्छे खूबसूरत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ता हूं, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रिएक्ट विद HNO2 गिव द अनस्टेबल डाइएजोनियम सॉल्ट। प्राइमरी एलिफेटिक एमीन is react with HNO2 RNH2 का मतलब एलिफेटिक एमीन है। प्राइमरी RNH2 रिएक्ट विद HNO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल एलिफेटिक डाई एजोनियम सॉल्ट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, एमीन से लिया गया है। मैं इस क्वेश्चन को नोट करता हूं जैसे एनसीईआरटी ने इसको नोट किया उसी हिसाब से। RNH2 जैसे एनसीईआरटी ने लिखा सेम, NaNO2 HCl, प्रोडक्ट आया RN2 क्या क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पे? RN2 और Cl। देन अपन ने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया एक वाटर मॉलिक्यूल से और फॉर्म किया अपन ने ROH, और अपन ने लिखा कि दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल। ये कंपाउंड कैसा अपने पास? एक अनस्टेबल कंपाउंड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ो, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विथ HNO2 प्राइमरी एरोमेटिक एमीन टू फॉर्म डाइएजोनियम सॉल्ट विच आर स्टेबल। आगे पढ़ो, बहुत काम की बात है, इवन अबाउट 300 केल्विन। ये गलत हो गया भाई। स्टेटमेंट नंबर 2 बहुत बढ़िया स्टेटमेंट बनाया है, थोड़ा सा भी आपने गलती की, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी जैसी हो गया। एरोमेटिक एमीन, मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विथ HNO2 का सोर्सेज क्या अपने पास? NaNO2 प्लस HCl। आपने इस रिएक्शन में ध्यान दिया हो ना, तो ये रिएक्शन 273 से 278 केल्विन पे ही ऑपरेट होती है। इससे हाई टेम्परेचर होते ही जो बनने वाला कंपाउंड है जिसको अपन डाइएजो बनाते हैं, इस डाइएजो को एक साइंटिस्ट ने बनाया था, पीटर ग्रीस ने। ये कोई ज़्यादा लेट का फिनोमेना नहीं है, ये 1974 का फिनोमेना ही है। ये डाइएजोनियम कंपाउंड है, और ये डाइएजोनियम कंपाउंड केवल कब एग्जिस्ट करता है? जब टेम्परेचर 273 से 278 होता है, और इन्होंने टेम्परेचर क्या दे दिया अपने को? 300 केल्विन। अब बताओ 300 पे स्टेबल होगा क्या? इसका मतलब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। शायद सब बच्चों को आपने जो एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ी है उन सबका सही हुआ होगा। मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। अब अपन क्या करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो सॉलिड स्टेट से लिया गया है। सॉलिड स्टेट में क्या कंटेंट है? गिवन दैट टू स्टेटमेंट, वन इज द लेबल एसिलेशन ए एंड द अदर इज लेबल इज रीजन आर। पहले अपने पास ए कंटेंट पढ़ते हैं कि इसका ए पार्ट क्या है। ए पार्ट में है, इन ए पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इवन इफ द फ्यू ऑफ इट केटाइन आर मिसिंग फ्रॉम इट यूनिट सेल। क्या डिफाइन करता है कि इन ए पर्टिकुलर point
defect in a particular point, defect and ionic solid is electrically neutral even if few of its cation and cations, ओनली केटाइन्स है भैया ना, और फ्यू कोई केटाइन्स आर मिसिंग। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर सेकंड, इन ए आयनिक सॉलिड फ्रेंकल डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ केटाइन। वो कहता फ्रेंकल डिफेक्ट है ना, फ्रेंकल डिफेक्ट में किसका डिसलोकेशन है? केटाइन का। केटाइन फॉर्म द लेटाई साइड टू इंटरस्टेटियल साइड। वो कहता लेटाई साइड से वो कहाँ आता है? इंटरस्टेटियल साइड में। साइड मेंटेन ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। वो कहता है ऐसा वो इसलिए करता है कि ओवरऑल न्यूट्रलिटी क्वेश्चन के अंदर मेंटेन रहे। अब अपने पास क्या करना, देखना, समझना थोड़ा सा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कहता है पर्टिकुलर पॉइंट इफेक्ट इन आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन। एक बात बताओ मुझे आप, अपन किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्म करते हैं, अपन कहते हैं इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ आयनिक क्रिस्टल। ये अपने पास एक आयनिक क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। अब क्या हुआ, ये इससे कंबाइन है, ये इससे कंबाइन है, एक पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब सपोज करो ये आयन अपनी पोजीशन को माइग्रेट करता है, ये यहाँ माइग्रेट होता है, या मान लो सपोज करो ये आयन यहाँ माइग्रेट होता है। इसका मतलब हुआ कि कहीं चार्ज बाहर से थोड़ी है इस मॉलिक्यूल पे, ये पहले भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था और आफ्टर डिसलोकेशन भी बाद ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है इन ए पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट ए आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इवन इफ द फ्यू केटाइन आर मिसिंग। अब वो मिसिंग होके कहीं बाहर तो नहीं गया ना, केटाइन मिस हुआ तो वो क्या हुआ, इंटरस्टेटियल पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। तो फर्स्ट नंबर का कंसेप्ट है वो क्लियर है, मतलब करेक्ट है। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रेंकल में अपन क्या डिफाइन करते हैं कि जब भी कोई केटाइन या एनाइन अपनी पोजीशन को वहां से लीव करके इंटरस्टेटियल साइड्स में आ जाता है, जैसे ये अपने पास आयोनिक साइड्स हैं, ये आयोनिक साइड्स है, और इन आयोनिक साइड को वो मिस करता है। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिप्लेस होकर इस पोजीशन पे आता है। अब बताओ इस पोजीशन पे आने पे कोई चार्ज के न्यूट्रलिटी में कोई इफेक्ट हुआ क्या? अब वो कहते हैं कि फ्रेंकल डिफेक्ट में केटाइन, मेनली केटाइन डिसलोकेट होता है। जैसे मान लो सपोज करो कि KCl हुआ, तो KCl में डिसलोकेट कौन होगा? K+। कभी भी Cl नेगेटिव डिसलोकेट नहीं होगा। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेनली फ्रेंकल डिफेक्ट होता है ना वो AgCl, AgBr ऐसे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है। तो इसमें मेनली डिसलोकेट कौन होता है अपने पास? Ag। अब क्या स्टेटमेंट डालना आपको, आंसर क्या डालना फाइनल क्वेश्चन का, देखो चेक करो कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, बट ये कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का कि केटाइन डिसलोकेट हुआ। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का सही रीजन क्या होता कि देयर इज नो चार्ज एक्यूमुलेशन, कि चार्ज का कोई एक्यूमुलेशन नहीं हुआ और चार्ज इज नोट, नहीं तो कहीं बाहर साइड से आया, नहीं कोई इंदर मोलिक्यूल के डेवलप हुआ। इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा अपने पास कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है, बट नॉट एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन कोई करेक्ट नहीं है। तो ये अपने को बहुत बढ़िया से इसका अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आओ, आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है, जिल्डाल मेथड।
ये तो सबने क्लासरूम में किया होगा। जिल्डाल मेथड फॉर एस्टिमेशन नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कहता कौन से केस में अपन जिल्डाल को यूज करते हैं। ये जिल्डल है, जिल्डल मेथड। KJEDHAL, जिल्डल मेथड। क्वेश्चन क्या कि जिल्डल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कहता कौन से कंपाउंड में अपन जिल्डल को यूज करते हैं। पहला देखो, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। अब आप पूछोगे कौन सी एनसीईआरटी से, तो 11th क्लास की एनसीईआरटी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जिल्डल मेथड, और वहाँ पे नोट करके डाला हुआ है कि जिल्डल मेथड कहाँ यूज नहीं करते। सेकेंड नंबर केस है एनिलीन। एनिलीन मतलब एरोमेटिक एमीन हो गया। थर्ड नंबर का कंटेंट आपके पास है एजो कंपाउंड। तो एनसीईआरटी ने बहुत साफ साफ लैंग्वेज में लिखा है कि एजो कंपाउंड के लिए जिल्डल यूज नहीं करते। रिंग के इनसाइड में एन होता है, देखना बहुत काम की बात है, बहुत अच्छे से समझना है कि इनसाइड ऑफ रिंग होती है तो भी काम में नहीं लेते। नाइट्रो कंपाउंड के लिए भी यूज नहीं करते। तो एक ऑप्शन तो नाइट्रो ही बना दिया आपको। देखो कहां यूज करते हैं अपन जिल्डल को। एनसीईआरटी क्या लिखती है, 11th क्लास की एनसीईआरटी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट। इससे पहले भी जिल्डल ने 2 बार क्वेश्चन लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया। एक बार इसने 0.8 में दिया है और एक बार 0.12 में दिया, और अब की बार वापस से रिपीट कर दिया। नाइट्रोजन इनसाइड ऑफ रिंग, इसका मतलब ये जिल्डल नहीं देगा। एजो कंपाउंड कभी जिल्डल नहीं देते, नाइट्रो कंपाउंड कभी जिल्डल नहीं देते। इसका मतलब जिल्डल कौन देगा, केवल एमीन। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, सेकंड। बहुत बढ़िया से कमेंट करके बताना आप सब लोगों का कैसा ठीक हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जिल्डल आपको पहले भी डिस्कस करवाया हुआ क्लास में। आगे देखो अपन चेक करते हैं क्या कंडीशन अपने पास। अमंग द फॉलोइंग विच हैव द मैक्सिमम लॉन पेयर, ये तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया। एक क्वेश्चन अपने पास और है, देखो ये मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिया गया मोल से भी अब की बार इस टाइम। क्वेश्चन क्या देखो, व्हाट मास ऑफ, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा पूरा सोल्व करने के लिए। व्हाट मास ऑफ, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर what mass of 95% 95% प्योर CaCO3 will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to इक्वेशन क्या है, CaCO3 सॉलिड प्लस 2HCl CaCl2 प्लस CO2
प्लस H2O। कैलकुलेट अप टू सेकेंड पैलेस ऑफ डेसिमल पॉइंट। आपको बिल्कुल हिंट दिया हो कि डेसिमल की 2 पॉइंट तक इसका आंसर कैलकुलेट करना है। 1.32 है, 3.65 है, इसके बाद आंसर है 9.50 और फोर्थ नंबर है 1.25। थोड़ी कैलकुलेशन भी बहुत बढ़िया से करनी है। देखो चेक करते हैं। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। पहली बात, इक्वेशन कहाँ से लिया गया है? मोल कंसेप्ट। और मोल में भी कहाँ से यूज किया गया है? एक्विवेलेंट कंसेप्ट। एक्विवेलेंट कंसेप्ट, एक्विवेलेंट कंसेप्ट का लॉजिक क्या है बेटा? W/E टेंस टू पावर 3 नॉर्मेलिटी वॉल्यूम इन ml। ये अपन एक सिंपल सा रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। W अपने पास वेट है, E अपने पास एक्विवेलेंट वेट है, 10 की पावर 3 अपने पास एक कंटेंट है, N और V अपने पास गिवन है। देखो अपने को N भी गिवन है, अपने को M गिवन है HCl का, और 50 ml 0.5 मोलर ऑफ HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द CaCO3 टू HCl। अब CaCO3 कितने मोल के साथ रिएक्शन करता है? 2 CaCl2 CO2 प्लस H2O। ये कंटेंट है। फर्स्ट अपन क्या करते हैं? W अपने को E फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एक्विवेलेंट वेट E कौन से कंटेंट का? CaCO3 का। तो देखो 1 मोल CaCO3 किसके साथ रिएक्ट करता है? 2 HCl के साथ। इसका मतलब यहाँ रिप्लेस करने के लिए 2H की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट हो गया 2। तो CaCl का मोलिकुलर वेट अपने पास आता है 100, इट इज डिवाइड बाई 2, तो ये नंबर आ गया अपने पास 50। W, ये W तो ये W, ये 50 टेंस टू पावर 3 नॉर्मेलिटी। मतलब अपने को गिवन है मोलारिटी, वैलेंसी फैक्टर है 1.5 इंटू 1 और V अपने पास है 50। ये कंटेंट है। अब अपन क्या डिस्कस करें? W, तो अपने पास है W 50 टेंस टू पावर 3 इज जीरो को अपन क्या करते हैं? एक जीरो से यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। ये अपने पास आ गया टोटल 25। अपने को किसको फाइंड आउट करना है? W फाइंड आउट करने के लिए अपन थोड़ी मैं कैलकुलेशन को ऊपर नोट करता हूँ, ध्यान रखना। अपने को W फाइंड आउट करना है, तो W इंटू टेंस टू पावर 3 इज, ये अपने पास है 25 इंटू 50। टू फाइंड आउट W, 25 50 अपॉन टेंस टू पावर 3, 1 0 अपने पास 5 ये अपने पास क्या आ गया? 5 2 जा 10, तो अपने पास आया 25 अपॉन 20, 5 से डिवाइड कर दो, 5 अपॉन 4 कितना आया अपने पास? 0.8। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर CaCO3 विल बी रिक्वायर्ड। आपके पास जो सैंपल है वो कितना प्योर है? 95%। इसका मतलब आपको 95 की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको इनिशियल अमाउंट क्या चाहिए? 100, देन क्या हुआ? 95, और देन अपने पास है 0.8, मतलब 8 अपॉन 10। ये कंटेंट आया 0 अपने पास आया 80 अपॉन, मतलब 0.80 95। देखो कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कहीं कहीं पे। क्या आंसर है? 95 चाहिए तो अपने को 101 चाहिए, तो 95 और 0.80 के लिए अपने को कितनी रिक्वायरमेंट हो गई? एक मिनट थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ इसको, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ न कुछ मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में। इस स्टेप को थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। इस स्टेप ने कहीं न कहीं कोई न कोई कैलकुलेशन थोड़ा सा आया है। एक बार देखना, चेक करते हैं क्या कंटेंट आया अपने पास। W/E, तो ये क्या है अपने पास? W W/E इंटू टेंस टू पावर 3 नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी कितना था अपने पास? 5। इसको क्या करते हैं अपन? 10 करते हैं।
5/10, एन और वी अपने पास कितना है 50 ml। क्या गिवन है अपने को 50, ये 50। एक्विवेलेंट वेट अपने कैलकुलेट कर लिया, वो अपने पास है 50 और ये अपने पास है 1000। ये कंटेंट है, ये अपने पास 1010, ये है 25। अब अपने पास W क्या कैलकुलेट हुआ 25 इंटू 50, 100। 10 से 10 कैलकुलेट हो गया। ये अपने पास टोटल आया 5, तो 5 2 जा 10, मतलब ये अपने पास आया 25/20। तो ये क्या आया अपने पास, ये आ गया 5 और ये आ गया अपने पास 4, 5/4। W की अमाउंट क्या है बेटा अपने पास 5/4। अब अपने को देखो आगे क्या कह रहा है कि 95% प्योर है। क्या मीनिंग हुआ कि 95 की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आपको कितना लेना पड़ेगा 100, और 1 के लिए आपको कितना लेना पड़ेगा 95, और अपने को इतना अमाउंट क्या चाहिए 5/4, ये चाहिए। लगभग ये कितना जाएगा 1 और 9, आपके पास आ गया 100/19 इंटू 4, ये कितना जाएगा यहाँ से 25। 25 में आप डिवाइड कर दो 19 का, तो आपको डिवाइड करना किस में 25 19, तो 19 1 या 19 5 1 आ गया, ये क्या आ गया 6 0, तो ये आ गया 1.3। देखो चेक करो आपका कौन सा आंसर है जो 1.3 वाली रेंज में है। 1.32, तो आंसर कौन सा बैठा आपका सही से। इसका मतलब इट इज़ ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्विवेलेंट कंसेप्ट। ये किसका कंसेप्ट है आपके पास एक्विवेलेंट कंसेप्ट। तो आंसर आ गया आपका पास यहाँ पे 1.32 डेसिमल के 2 डिजिट तक। तो ये कहाँ पढ़ाते हैं अपन, जब अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब अपन फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का जो लेक्चर नंबर 6 होता है, 6 नंबर के लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं एक्विवेलेंट कंसेप्ट। तो वहीं अपन इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आगे नोट करो, आगे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो चेक करना है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। मेरे पास जो पेपर है उसमें 78 नंबर क्वेश्चन है। पहला कंटेंट डाला हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब की बात
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और फोर्थ नंबर है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब देखो चेक कर, अब अपने पास क्या है, पहले वाला कंडीशन है, लिथियम है, सोडियम है, KOH है और CS है, ये सीजियम है। एब्जॉर्बेंट फॉर द CO, CO अपने पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल गैस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें किसको यूज करते हैं, कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या यूज करते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या यूज करते हैं। देखो ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल वाला तो सबने पढ़ा होगा कि यहाँ पे सीजियम यूज करते हैं। अब बात आती है अपने पास लिथियम की, लिथियम को कहाँ यूज करते हैं। अब ए में देखो सेकंड नंबर कंटेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, वहाँ पर ऐसे यूज करते हैं जैसे अपन क्या यूज किया था, KCl यूज करते थे, ऐसे कंटेंट यूज करते जिनमें एनाइन और एनएन की मोबिलिटी सेम टाइप की हो। इसका मतलब एक के अंदर अपने पास आंसर क्या आना चाहिए कि ए में से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टाइप में यूज होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसको यूज करते हैं। बी नंबर सोडियम। अब सोडियम अपने पास एक मेटल है और सोडियम को अपन कहाँ यूज करते हैं, तो अपने को ये देखना है कि सोडियम कहाँ यूज आ सकता है। सोडियम देखो अपने पास थर्ड कंडीशन क्या, कूलेंट इन द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं वहाँ बहुत बढ़िया कूलेंट होता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या डालें, थर्ड। सी अपने पास है KOH, और KOH कहाँ यूज होना चाहिए अपने पास, कि CO को जो एब्जॉर्बेशन करते हैं वो KOH में करते हैं, क्योंकि वो स्लाइटली कंटेंट ऐसा कुछ, वैसे CO न्यूट्रल नेचर का होता है लेकिन फिर भी ये KOH के अंदर डिसोल्व हो जाता है। तो इसमें मैच क्या होगा अपने पास, फर्स्ट डी वाला कंटेंट अपने पास कौन सा, सीजियम। तो सीजियम तो अपने को सबको पता फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, कोई ज्यादा ऐसा कंसेप्चुअल इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या डाला हुआ है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूट नाइट्रोफिनोल इज हायर देन द फिनोल। अपने को दो स्टेटमेंट डाले हुए हैं, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द मोनो सब्स्टिट्यूट नाइट्रोफिनोल is higher than the phenol because of the electron withdrawing group. The acidic strength or mono substitute nitrophenols. Acidic strength of mono, acidic strength of the mono nitrophenols are higher than phenol। तो बचाओ बच्चों, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं है, क्या कंटेंट कहना चाह रहा है अपने को कि ये आपके पास फिनोल है, ये फिनोल है और ये मोनो नाइट्रोफिनोल्स है। इनमें से हायर एसिडिक स्ट्रेंथ कौन से कंटेंट की है, मोनो नाइट्रोफिनोल्स। मोनो नाइट्रोफिनोल्स मोनो नाइट्रोफिनोल्स, ये कंडीशन है, ये अपने पास है फिनोल्स। इन केस ऑफ मोनो नाइट्रोफिनोल्स, जैसे सपोज करते हैं OH NO2, ये केस है। अपन एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या लॉजिक डिफाइन करते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I - M 1/+I और +M। NO2 ग्रुप है, ये ऑर्थो पोजिशन पे अटैच है, NO2 ग्रुप। इस NO2 का कैसा इफेक्ट है, -I और -M मोर डोमिनेंट, इसका मतलब मोनोनाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक। एक कंटेंट और डिसाइड करते हैं, देखो इसका जो pKa है वो 16 होता है, गलत बोल दिया भाई, इसका pK 10 होता है। तो इस वाले केस में अपने पास pK क्या है, अपने पास
10, बट इस केस का जो pKa है वो pK लगभग 7.2 का नियरेस्ट है। तो इन दोनों डेटा से क्या सफिशिएंट अपने को क्या डिफाइन होता है कि इट इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल इज द सेम एसिडिक स्ट्रेंथ येलो, दे हैव द वन नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड टू द फिनोलिक रिंग। वो कहता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल और आर द सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, कि सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ सेम है। मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ये अपने पास है मीटा नाइट्रोफिनोल और थर्ड अपने पास है पैरा नाइट्रोफिनोल। इनमें यदि अपन कंपैरिजन करें ना ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल, देखो अब आपके दिमाग में ये आया होगा ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है और NO2 का कैसा इफेक्ट है, -I और -M। इसके बाद मेटा, अपन क्या डिस्कस करते हैं कि मेटा पोजीशन पे नेवर भी रेजोनेंस, कभी भी रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है। और पैरा पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन NO2 -I एंड -M। -I कहाँ प्रेजेंट है, पैरा पे, यहाँ जो -I है वो मेटा पे और यहाँ का -I है वो ऑर्थो पे। ऑर्थो में केस और भी आता है, ऑर्थो के केस में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है, इसको अपन इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। और इस इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग से क्या होता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर क्या आता है अपने पास कि पैरा नाइट्रोफिनोल, देन क्या आता है अपने पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और देन अपने पास सबसे लास्ट में आता है मेटा नाइट्रोफिनोल। बट ये क्या कहते हैं, सेम है। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है बट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो आपका आंसर क्या गया कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। यदि आपने ऐसा किया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका क्वेश्चन सही हुआ है, और नहीं तो आपको थोड़ी दिक्कत हुई होगी। आगे देखो, नेक्स्ट नंबर अपन चेक करते हैं। गिवन द बिलो द हाफ सेल रिएक्शन, अपने को कुछ थर्मोडायनेमिक्स डेटा गिवन है, उस थर्मोडायनेमिक डेटा में अपन चेक करते हैं कि अपने पास क्या क्या कंडीशन है, और अभी चेक करते हैं उसको क्या कंटेंट अपने पास आएगा। देखो चेक करते हैं। गिवन द हाफ सेल रिएक्शन, क्या गिवन है अपने को, हाफ सेल रिएक्शन। अपने को कुछ हाफ सेल रिएक्शंस आर गिवन, मतलब कुछ हाफ सेल रिएक्शन है वो अपने को गिवन है। अब हाफ सेल रिएक्शन से अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो चेक करते हैं कौन कौन सी हाफ सेल रिएक्शन गिवन है। MnO4 नेगेटिव प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन चेंजेस Mn+2 एंड 4H2O, ये गिवन है। अब अपने पास दो केस हैं, दो केस में क्या है अपने पास, बी नंबर वाला ऑप्शन अपने को कैसे सोल्व करना है। बी नंबर की इक्वेशन अपने को गिवन है, क्या गिवन है बी नंबर की इक्वेशन में, बी नंबर की इक्वेशन में जो अपने को गिवन कंटेंट है वो है E नोट Mn+2 कन्वर्ट इन MnO4 नेगेटिव, ये अपने को आंसर है माइनस का 1.51 EV। बी नंबर अपने को रिएक्शन गिवन है 1/2 O2 2H प्लस N2 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड इन 2H2O। और यहाँ डेटा अपने को गिवन है E नोट O2 change in H2O is
1.23 वोल्ट, 1.23 वोल्ट। कहता है विल द परमैग्नेट आयन लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कहता है कि क्या परमैग्नेट वाटर के साथ रिएक्शन करके दूसरी गैस रिलीज करेंगे, मतलब O2 रिलीज करेंगे या नहीं। देखो, विल द परमैग्नेट आयन MnO2 लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कहता है कि क्या परमैग्नेट आयन में इतनी ताकत है क्या कि वो यहाँ से O2 को रिलीज करेगा। तो अपने को कैसे पता लगेगा इसका। अपन क्या करते हैं बेटा, इस टाइप की प्रॉब्लम में अपने क्लासरूम में काफ़ी सारी प्रॉब्लम इस टाइप की डिस्कस की है। अपन फर्स्ट क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन करते हैं ECL, और ECL के बेस लेते हैं डेल्टा G का, और डेल्टा G के बेस पे अपन ये डिसाइड करते हैं विच रिएक्शन आर पॉसिबल और विच आर नॉट पॉसिबल। तो अपन क्या करते हैं, उसी के बेस पे इसको ट्राई करते हैं। फर्स्ट अपन क्या करते हैं, MnO4 नेगेटिव, ये अपने पास MnO4 नेगेटिव 8H प्लस, देन अपने पास है 5 इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड इन Mn+2 देन 4s2। ये फर्स्ट हाफ हो गई अपने पास। सेकेंड हाफ को भी अपन क्या करते हैं, इसी में कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन किस टाइप से की जाए, 1/2 O2 साथ में 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ये कंटेंट है। अपन ने यहाँ नोट किया 2s2O। अपन इस रिएक्शन को क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज करेंगे तो अपने को डिफाइन हो जाएगा इस इक्वेशन में क्या कंडीशन है। तो चेंज करते हैं अपन, इसको रिवर्स रिएक्शन के रूप में लिख देते हैं। ये रिएक्शन जैसी है वैसे नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कैसे करें अपन इसको, कि अपने पास आया ये 2s2O, 2s2O इज हाफ O2, 2H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन। इफ दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट फिजिबल, अपन क्या करते हैं फिजिबिलिटी के लिए इस रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर आ जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपने पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, 2 MnO4 नेगेटिव, टोटल नंबर ऑफ H प्लस है वो 16H प्लस है। इस साइड में अपने पास क्या प्रेजेंट है, 5 से मल्टीप्लाई किया 10H2O, देन अपने पास नंबर ऑफ 2Mn+2, नंबर ऑफ H2O 8H2O, 5/2 O2, 5/2 O2 प्लस 10H प्लस, और इलेक्ट्रॉन का नंबर दोनों साइड से कैंसिल आउट है। अपन क्या करते हैं, इसका ECL डिफाइन करते हैं। ECL इज E0 एनोड प्लस E0 कैथोड। इससे आपकी कभी प्रॉब्लम्स, रेयर केस में चांस है कि आपसे प्रॉब्लम कभी मिस्टेक हो जाए। E एनोड, एनोड पे कौन सा फिनोमेना, ऑक्सीडेशन, और ये अपने पास है रिडक्शन। अब अपन इस रिएक्शन में क्या सीखा कि MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 में। इट इज एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन। और इसका जो पोटेंशियल होगा वो किस टाइप का पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये कंटेंट क्या है अपने पास, एक मिनट में थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं। E0 एनोड प्लस E0 कैथोड। एनोड का कौन सा पोटेंशियल है, OP ऑक्सीडेशन, और ये कैसा पोटेंशियल है, रिडक्शन। अब देखो MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हुआ, Mn+2 में, दिस एग्जांपल ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। और वाटर किस में कन्वर्ट हुआ अपने पास, H2O। यहाँ पे अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और -2, वाटर वहां जाके 0 में कन्वर्ट हो गया है। ये अपने पास है +1 और ये -2, -2 से 0। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये अपने को कह रहा है कि O2 या 0 में, ये -1 में, ये रिडक्शन है। इसको अपन बना दे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ तो ये साइन अपने पास चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज होकर ये अपने पास कैसा आ जाएगा, माइनस का 1.23 वोल्ट। तो फर्स्ट अपन लिख दें इसको 1.23 वोल्ट। बी नंबर कंडीशन देखो, Mn+2 चेंज इन MnO4 नेगेटिव, और अपने को क्या चाहिए, MnO4 नेगेटिव चेंज इन Mn+2। इसका मतलब इसमें साइन क्या करें अपन, इसका भी चेंज कर दें, मतलब माइनस, और ये भी अपने पास क्या, माइनस का 1.51 EV। इसमें साइन कैसा आ गया अपने पास, ECL का पॉजिटिव, क्योंकि प्लस का आपके पास कितना है 1.51, और माइनस का क्या 1.23, ये कितना आ गया 8 और 4.2 मतलब 0.2। तो अपने पास ये पॉजिटिव आया 0.28 वोल्ट। ECL पॉजिटिव है तो डेल्टा G कैसा है इसका, नेगेटिव,
और नेगेटिव होने का मीनिंग हुआ दिस सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब MnO4 नेगेटिव H2O के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस देगा अपने को, O2। अब अपन ऑप्शन को डिस्कस करते हैं कि ऑप्शन कैसे हैं। नो वाला ऑप्शन नहीं होगा, यस, बिकॉज ई सेल इज प्लस का 2.87 वोल्ट, ये है अपने पास प्लस का 2.87 वोल्ट, तो आंसर हो गया यस। मतलब दिस रिएक्शन इज फिजिएबल बिकॉज रीजन क्या डालोगे कि ई सेल इज प्लस 0.287 वोल्ट, तो ये भी आपका सही हुआ होगा, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। आगे देखो नेक्स्ट नंबर पे अपन ट्राई करते हैं। एक अपने को बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया होता है, गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। मतलब एक सिंपल सा ग्राफ बना रखा है और आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन को इनडायरेक्ट वे में थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस पूछा है। ये वाई एक्सिस है, यहाँ कंटेंट डाला हुआ है, और ये एक्स एक्सिस है और कांस्टेंट टी बोला हुआ है, कांस्टेंट टी टेम्परेचर। अब देखो पहला ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे सब भाई, ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन वाई एंड एक्सिस फॉर जीरो एंड एक्स ऑर्डर। मतलब वाई है ना, वो किसके लिए डिफाइन किया गया है, वाई एंड एक्सिस फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर। ये वाई है वो तो जीरो, और एक्स है वो किसके लिए डिफाइन है, फर्स्ट ऑर्डर। अब क्या डिफाइन कर रखा देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाई कंसंट्रेशन एंड एक्स इज द टाइम। अब देखो क्या कंडीशन है, अपन जीरो ऑर्डर में क्या डिफाइन करते हैं, एक्स इज के टी, और फर्स्ट ऑर्डर में क्या डिफाइन करते हैं, के इज 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अब पहला ऑप्शन है कि जीरो ऑर्डर, मतलब पहले में क्या है, जीरो ऑर्डर, यदि y को अपन कॉन्क लिख दें कंसंट्रेशन, एंड जीरो ऑर्डर एक भी थोड़ी सी ऑप्शन में मिस्टेक होगी एक बार, है ना, इसको चेंज करते हैं। कहता है जीरो ऑर्डर जीरो ऑर्डर y कंसंट्रेशन एंड x है वो टाइम, ये कंटेंट है। फर्स्ट ऑर्डर इसी का ऑप्शन है, फर्स्ट ऑर्डर y है वो रेट है और x है वो कंसंट्रेशन है। अब देखो चेक करो, वो कहता है कि जीरो ऑर्डर है तो y कंसंट्रेशन है, y कंसंट्रेशन है, ठीक है, x है वो टाइम है, मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, x है वो t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ तो x है वो t के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। y रेट, वो कह रहा कि y रेट है, यदि फर्स्ट ऑर्डर है तो y रेट है और x कंसंट्रेशन है। तो ऐसा थोड़ी है फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, फर्स्ट ऑर्डर में तो कंसंट्रेशन चेंज होती है। इसमें x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, x क्या होता है, रिएक्टेंट का वो अमाउंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ वो t के प्रोपोर्शनल होता है जीरो ऑर्डर के अंदर भी। इसका मतलब ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट ऑप्शन है, कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन ट्राई करते हैं, बी ऑप्शन में क्या डाला हुआ है, कहता है जीरो ऑर्डर वाई रेट, यदि वाई रेट है तो ये जीरो ऑर्डर है, एंड एक्स इज कंसंट्रेशन, ये कुछ थोड़ा थोड़ा ठीक सा लग रहा है। बी में क्या चेंज कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर y इज टी हाफ, y कैसा है, टी हाफ है, एंड x है वो कंसंट्रेशन है। देखो चेक करना है,
पहले कहते हैं कि जीरो ऑर्डर वाई रेट है। जीरो ऑर्डर का क्या मीनिंग है रेट का, कि आर इज dx dt और यहां था अपने पास k a माइनस एक्स, इसकी पावर क्या करते हैं जीरो। इसका मतलब रेट होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो ये जीरो ऑर्डर पॉसिबल है यदि y रेट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस पे यदि रेट बना दी जाए तो रेट तो कांस्टेंट होगी, एंड x इज कंसंट्रेशन, x कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन भी डिपेंडेंट नहीं हुई। फर्स्ट ऑर्डर y टी ऑफ, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर का जो टी ऑफ होता है और टी ऑफ का नोटेशन क्या होता है 0.693 अपॉन के, मतलब टी ऑफ इज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन और x कंसंट्रेशन है। इसका मतलब ये ग्राफ करेक्ट है कि जीरो ऑर्डर होगा तो y है वो रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और फर्स्ट ऑर्डर होगा तो y टी ऑफ है वो भी डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब आंसर कौन सा टिक कर दूं यहां पे। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और है, बस लगभग खत्म होने की पॉइंट पे ही है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए। एक क्वेश्चन और पहले से छूट गया, आंसर क्या डाले मैं अलग से ही। करेक्ट आईयूपीसी नेमिंग, ये तो मेरे हिसाब से आप सबका सही हुआ होगा। आईयूपीसी नेमिंग तो बहुत इजी सा अप्रोच आया हुआ है। देखो आगे चेक करते हैं, द आईयूपीसी नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कि जो फॉलोइंग कंपाउंड है उसकी आईयूपीसी नेमिंग क्या नेमिंग आईयूपीसी का, ये Cl इस पोजीशन पे OH, ये Br, ये कंटेंट है। अब देखो अपन इसको चेक करते हैं। अब आप नंबरिंग कहाँ से की जाए, सबसे बड़ी बात है, इसको 1 दे दें, इसको 2 दे दें, इसको 3 दे दें, 4 5 और 6। मान लो मैं एक कंटेंट और बनाता हूँ, आपने कुछ ऐसे भी सोचा होगा इसको, यहाँ OH है, इधर Br है और इधर Cl है। मान लो आपने ऐसे भी किया होगा 1 2 3 4 5 6। तो देखो फर्स्ट वाले में फंक्शनल ग्रुप है वो 3 नंबर पे आ रहा है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो 4 नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब नेमिंग है वो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है, ये नेमिंग है वो इनकरेक्ट है। अब बी पहले आता है तो 1 ब्रोमो आ गया अपने पास, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, मिथाइल इज ऑल्सो ए सब्सटीट्यूट इन 4 नंबर पोजिशन, 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। ऐसा ऑप्शन है अपने पास 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी मेरे हिसाब से, सबका सही हुआ होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से आपने किया होगा इसको। नेक्स्ट नंबर देखो, नेक्स्ट नंबर को ट्राई करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, लिस्ट कॉलम मैच के खूब सारे क्वेश्चन है इस बार। कॉलम फर्स्ट और सेकंड को अपने को मैच करना है। क्या है कॉलम फर्स्ट में, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में अपने पास है हेमाटाइट, हेमाटाइट, हेमेटाइट। बी नंबर में मैग्नेटाइट, सी नंबर में केलामाइन। ये केलामाइन एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर कुछ जगह का नाम है, उसी पे इसका और का नॉमिनेशन हुआ है, KOLINITE, केओलिनाइट। कॉलम 2 में मेटलर्जी का क्वेश्चन है, Fe2O3 ZnCO3 Fe2O3 Al2
OH का 4 Si2O5। अब देखो कॉलम मैच है। फर्स्ट में क्या अपने पास हेमाटाइट Fe2O3 को हेमाटाइट कहते हैं अपन। ए में अपने पास थर्ड है, बी वाले में मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट अपने पास है Fe3O4। इस ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज आ गया है, ये ऑप्शन राइट क्या है Fe3O4, तो ये मैग्नेटाइट है, मतलब बी के अंदर फर्स्ट है। सी वाले के अंदर केलामाइन, केलामाइन जिंक कार्बोनेट को बोलते हैं, ये थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल पॉइंट भी है। डी नंबर केओलिनाइट Al2OH का 4 Si2O6, मतलब ये ऑप्शन कौन सा मैच करेगा 4। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी किसी भी टाइप की। आगे देखो चेक करते हैं आगे क्या कंटेंट है अपने पास। एक फिजिकल का फिर क्वेश्चन है बढ़िया सा। 3O2 ये गैसियस कंटेंट है और ये कन्वर्टेड हुआ अपने पास 2O2 के अंदर। फॉर द अबव रिएक्शन 298 केल्विन Kc इज फाउंड टू बी। इस रिएक्शन का Kc अपने को गिवन है। क्या गिवन है Kc? 3 × 10⁻⁻10। 3 × 10⁻, ये डेटा है माइनस का 59, -59 ये गिवन है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम इज 0.04 मोलार, देन कंसंट्रेशन ऑफ द O3 विल बी। इफ concentration of O2 at equilibrium, कि O2 का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कैसा है 0.040, देन कंसंट्रेशन ऑफ O3 इज, O3 का कंसंट्रेशन कैसा है। आपके ऑप्शन ऐसे डाले हुए हैं 1.9 × 10⁻⁻63, 2.4 × 10⁻31, 1.2 × 10⁻21 और फोर्थ है 4.38 × 10⁻32। ये अपने ऑप्शन है। चेक करते हैं कि कौन सा आंसर है, कैसे क्या कंडीशन आएगी। थोड़ा सा मुझे इसको रफ करना पड़ेगा क्वेश्चन को, क्योंकि बोर्ड पे इतना ज़्यादा कोई स्पेस है नहीं। तो एक बार मैंने ऑप्शन को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, फिर अपन लास्ट में ट्राई कर लेंगे। क्या कंटेंट है अपने पास? के इक्विलिब्रियम इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये केसी का कंसेप्ट है। प्रोडक्ट में अपने पास है 3O2 चेंज इन 2O3, ये O3 है और ये O2 है, तो अपने पास है O3 का स्क्वायर है और यहाँ अपने पास है O2 का अपने पास थ्राइस है। के इक्विलिब्रियम अपने को गिवन है Kc 3.0 × 10⁻⁻59। O3 अपने को क्या गिवन है? फाउंड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम। O3 का अपने को फाइंड आउट करना है। O3 का कंसंट्रेशन, O2 का अपने को गिवन है। क्या गिवन है O2 का? 0.040। मैं इसको ऐसे लिख दूं 40 × 10⁻³ और फिर लिख दूं 4.0 × 10⁻⁻²। तो ये आ गया अपने पास 4.0 × 10⁻² और पावर 3। ये कंटेंट हुआ। टू फाइंड आउट O3 का स्क्वायर, क्या अपने पास 3.0 × 10⁻59 मल्टीप्लाइड बाई, ये देखो 3 है ना, 4 × 4 × 4, तो 4 × 4 × 4 × 10⁻, ये 226 -6, तो अपने पास टोटल क्या आ गया ये 3 × 4 × 4 × 4 10⁻,
ये क्या आ गया 65। अब अपने को O3 कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 टेंस टू पावर 65, इसकी पावर क्या करनी है 1/2। अपन क्या करें, इसको 10 से इंटू कर दें, 10 से डिवाइड कर दें, तो पावर क्या हो जाएगी अपने पास 66 हो जाएगी। 66 की आधी क्या आ जाएगी अपने पास 33 हो जाएगी पावर। तो एक तो अपन ऐसा करें, इसमें थोड़ी सी स्मार्ट कैलकुलेशन करें इसकी O3 की, कि आपके पास 3 है, 4 इंटू 4, तो एक अपने पास 4 आ गया, एक इसका रूट आ गया 2, इसकी पावर करते हैं अपन 1/2। और ये जो अपन ने 10 से इंटू किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से इंटू करते ही ये आ गया अपने पास 10, मतलब यहाँ अपन एक 10 और करते हैं, और ये पावर आ गई अपने पास 66, इसका 1/2। तो अपने पास O3 के लिए आ गया 3 इंटू 4, ये आ गया 120, ये रूट से बाहर है 2, और ये पावर आ गई 10 टू पावर -33। ये कंटेंट था। अब अपन क्या करें, इसको थोड़ा सा इसी को ट्राई करते हैं। क्या है अपने पास O3 इज 120, इसकी पावर है 1/2, और 2 टेंस टू पावर -33, यही कंटेंट है। अब अपन देखते हैं कि कौन सा अपनी रेंज में है। 120 का रूट अपन क्या निकालें, 11 होता है 121, तो लगभग ये 11 के नियरेस्ट है, 11 का नियरेस्ट है, और ये अपने पास है 2, और ये है 10 टू पावर -3, तो ये अपने पास O3 कितना आ गया, लगभग अपने पास आया ये कितना 22 इंटू 10 टू पावर -33। इसको यदि अपन एडजस्ट करें तो ये 2.2 इंटू 10 टू पावर -33, ये पावर क्या डिक्रीज होगी, एक और ये पावर क्या आ गई अपने पास 2 तो ये पावर क्या हो गई अपने पास 2.2 इंटू 10 टू पावर -32। अब देखो 32 पावर वाला आंसर कौन सा अपने पास, एक 31 अपने पास पावर है 32 वाला आंसर है अपने पास 4.38। इसको अपन यदि एक्यूरेट सोल्व करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, O3 इज 4.28 इंटू 10 टू पावर -32। ये रेंज का आंसर आपका आना चाहिए। तो इसको बढ़िया से आप चेक कर लें एक बार, और आंसर इसका यही आएगा अपने पास। आगे देखो ऑर्गेनिक का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन नोट डाला हुआ है, ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट को अपन डिस्कस करते हैं आगे। ल्यूकास टेस्ट में अपने पास क्या है, इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी विद कॉन्ग HCl एंड ZnCl2 इज नोन एज ल्यूकास रेजेंट। इसका मतलब ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि ल्यूकास रेजेंट का यूज आता है, ल्यूकास रेजेंट LUCAS, ल्यूकास रेजेंट। ल्यूकास रेजेंट क्या होता है अपने पास, कॉन्ग HCl प्लस क्या होता है ZnCl2, और इसका यूज़ करके अपन क्या करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को आइडेंटिफाई करते हैं। प्राइमरी एल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव, नहीं ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, तो फर्स्ट तो करेक्ट है। बी क्या कह रहा है, प्राइमरी एल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विद द ल्यूकास रेजेंट। गलत स्टेटमेंट है। 3 डिग्री तुरंत रिएक्शन करते हैं, 2 डिग्री 5 मिनट में करते हैं, 1 डिग्री रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं करते। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है एल्कोहल का कि 3 डिग्री हाईएस्ट रिएक्टिव है, 1 डिग्री मिनिमम रिएक्टिव है। इसका मतलब होगा कि फर्स्ट करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ये अपने को ध्यान रखना बहुत बढ़िया से। इसके बाद है इन न्यूट्रल और फेरली एल्केलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइज, KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है किसको, आयोडाइड इंटू आयोडेट। आयोडाइड को किस में ऑक्सीडाइज करता है वो आयोडेट में। तो क्या कंटेंट हुआ अपने पास कि KMnO4
रिएक्शन का टाइप लिख देता हूँ KMnO4 आई नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है, बट मीडिया बेसिक है, बहुत बढ़िया रिएक्शन है, पुराना आया हुआ क्वेश्चन भी है नीट में। IO3 में कन्वर्ट होता है और ये कन्वर्ट होता है MnO2 में। अब यही तो अपने से डिस्कस किया गया है, यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है और MnO2 के अंदर देखो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, X है, 2Mn है, -2 इज 0, X आ गया अपने पास +4। इसका मतलब चेंज क्या हुआ अपने पास 3 का, तो 7 से किस में कन्वर्ट हुआ 4 में। तो राइट आंसर अपने पास क्या आ गया 7 2 +4, मतलब पहले अपने पास +4 है एंड देन अपने पास क्या है +7 है, देन अपने पास +4 है। इसके बाद एक कंपाउंड और है, देखो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन डाले हुए हैं। कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद द O3 फॉलोड बाय द जिंक S2 गिव द फॉर्मेल्डिहाइड एंड 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। ये ओजोनोलाइसिस का एक बढ़िया एग्जांपल है। आगे अपन ओजोनोलाइसिस में इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, कंपाउंड एक्स रिएक्ट करता है किससे O3 के बाद जिंक और जिंक के बाद H2। इट इज एग्जांपल ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस एंड प्रोड्यूस फॉर्मेल्डिहाइड HCH डबल बॉन्ड O प्लस 2-मिथाइल प्रोपेनल 1 2 3 2-मिथाइल, मतलब यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे CH3। मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ कि दोनों ऑक्सीजन नियरेस्ट आ जाए। OHC क्लास में अपन इसको इसी तरह से बताते हैं बच्चों को, ताकि कभी इनको दिक्कत ही नहीं आए। अब क्या, इन दोनों को इस तरह से लिखो और ऑक्सीजन को हटा दो। अब आपके पास क्या आया HCH डबल बॉन्ड CH इधर CH3 और इधर CH3। अब इसकी नेमिंग कर दो आप, ये कंपाउंड है ये CH2 डबल बॉन्ड CH इधर CH, ये CH3 ये CH3, नेमिंग करो 1 2 3 4। क्या गया अपने पास ये 3-मिथाइल ब्यूटवनीन 3-मिथाइल ब्यूटवनीन। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टाइप की, सही है आपका आंसर। तो ये बहुत बढ़िया ओजोनोलिसिस की प्रॉब्लम है, आप इसको बहुत बढ़िया से आपने किया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस क्वेश्चन में। आगे देखो, क्या क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। एक क्वेश्चन और भी डाला हुआ देखो, ओहो एक क्वेश्चन और भी आ गया इससे, तो अब की बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द EMF ऑफ द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक प्लेस। कि किसी सेल के अंदर ये रिएक्शन है, कौन सी, Ni सॉलिड देन अपने पास 2Ag प्लस 0.001 मोलर, it is converted in Ni plus 2 प्लस Ni+2 का कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर 2Ag, ये सॉलिड है। E0 सेल अपने को गिवन है 10.5 वोल्ट E0 सेल। E0 सेल गिवन है अपने को 10.5 EV। और क्या गिवन है अपने को यहाँ पे 2.30 था 8 थी, ये अपने को गिवन है 0.059 वोल्ट ये कंटेंट है। और टेम्परेचर अपने को गिवन है 298 केल्विन। अपने आंसर कुछ इस तरह से हैं। पहला आंसर है 1.385 वोल्ट, सेकंड नंबर है 0.9615 वोल्ट और थर्ड नंबर है 1.05 वोल्ट और फोर्थ नंबर है 1.0385 वोल्ट। अब अपने को आइडेंटिफाई करना है कि आंसर कौन सा है। देखो ट्राई करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेटेड पार्ट है, अपने को कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, चेक करते हैं। नेरेस्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज
E नॉट 0.0591 अपॉन n log 10। एक शॉर्टकट यूज करते हैं इसका, एनोड अपॉन कैथोड एंड ऑल्सो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, एक्स और वाई लिख देता हूँ स्टाइकोमेट्री को। अब देखो क्या कंडीशन है अपने पास, एनोड पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका है Na+2, इसका मतलब फर्स्ट अपने को कंसंट्रेशन डिस्कस करनी है Na की और दूसरी डिस्कस करनी है Ag की। ई नोट सेल अपने को गिवन है, ये 1.05 है या मेरे वाले में 1.05 है, कोई और वैल्यूज़ तो नहीं है कभी ये, क्योंकि आंसर ये ई नोट सेल है 10.5 EV है। अच्छा, और जबकि ये डेटा काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा थका हुआ भी है ना, कोई और आए तो आ जाओ, चाहिए 10-15 क्वेश्चन। अच्छा इसको, हाँ यार